चैप्टर 35 समय सीमा। बाहर जा रहे हो? एडवर्ड ने पूछा। उसकी आवाज बेपरवाह थी। उसके चेहरे पर एक तरह की मजबूरी थी। उसने रेनेस्मी को अपनी छाती से थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। हाँ, कुछ अंतिम क्षण की बातें, मैंने सहजता से उत्तर दिया। वह मेरी पसंदीदा मुस्कान के साथ मुस्कुराया। जल्दी से मेरे पास आओ। हमेशा। मैंने फिर से उसकी वोल्वो ली, ये सोचते हुए कि क्या उसने मेरे आखिरी काम के बाद ओडोमीटर पढ़ा होगा। उसने कितना कुछ जोड़ा होगा कि मेरे पास एक रहस्य था। बिल्कुल। क्या वह ये पता लगा सकता था कि मैंने उसे क्यों नहीं बताया? क्या उसने अनुमान लगाया था कि एरो को जल्द ही वह सब पता चल जाएगा जो वह जानता था? मुझे लगा कि एडवर्ड उस निष्कर्ष पर पहुंच सकता था, जिसने समझाया कि उसने मुझसे कोई कारण क्यों नहीं पूछा। मैंने अनुमान लगाया कि वो बहुत अधिक अटकलें लगाने से बचने की कोशिश कर रहा था, मेरे व्यवहार को अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। क्या उसने इसे एलिस के जाने के बाद सुबह मेरे अजीब प्रदर्शन के साथ जोड़ा था, जिसने मेरी किताब को आग में जला दिया था? मुझे नहीं पता था कि वो ये छलांग लगा सकता था या नहीं। यह एक उदास दोपहर थी, शाम के समय अंधेरा छाने लगा था। मैं अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहा था, मेरी नज़र घने बादलों पर थी। क्या आज रात बर्फबारी होगी? इतनी कि जमीन पर परत जम जाए और एलिस के नज़रिए से दृश्य बन जाए। एडवर्ड ने अनुमान लगाया कि हमारे पास लगभग 2 दिन और हैं। फिर हम खुद को साफ जगह पर स्थापित करेंगे, वोल्टूरी को हमारे चुने हुए स्थान पर खींचेंगे। जैसे जैसे मैं अंधेरे जंगल से गुजर रहा था, मैंने सिएटल की अपनी पिछली यात्रा के बारे में सोचा। मुझे लगा कि मैं एलिस के उस उद्देश्य को जानता हूं जिसके चलते उसने मुझे उस जीर्ण शीर्ण ड्रॉप पॉइंट पर भेजा था जहां जेनेक्स अपने संदिग्ध ग्राहकों को रफ़ा करता था। अगर मैं उसके किसी दूसरे, ज्यादा वैध स्थान पर गया होता, तो मैं उसे देख पाता। मिड ऑफिस, क्या मुझे कभी पता होता कि मुझे क्या पूछना है? अगर मैं उनसे जेसन जेनेक्स या जेसन स्कॉट, वैध वकील के रूप में मिलता, तो क्या मैं कभी अवैध दस्तावेजों के विक्रेता जेनेक्स का पता लगा पाता? मुझे वह रास्ता अपनाना पड़ा जिससे ये स्पष्ट हो गया कि मैं कुछ गलत करने वाला था। यही मेरा सुराग था। जब मैं कुछ मिनट पहले ही रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। मैंने प्रवेश द्वार पर खड़ी उत्सुक सेवकों को अनदेखा कर दिया। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए और फिर रेस्टोरेंट के अंदर जे का इंतजार करने चला गया। हालांकि मैं जल्दी में था। इस निराशाजनक आवश्यकता से निपटकर और अपने परिवार के पास वापस आकर, जे अपने निम्न संबंधों से स्वयं को अछूता रखने के लिए सावधान लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अंधेरे पार्किंग स्थल में उसे सौंपना उसकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाएगा। मैंने नाम बताया, जेनेक्स पोडियम पर, और विनम्र माफ्ट्रेडी मुझे सीढ़ियों से ऊपर एक छोटे से निजी कमरे में ले गया, जिसमें पत्थर के चूल्हे में आग जल रही थी। उसने बछड़े की लंबाई का हाथीदांत ट्रेंच कोट लिया जो मैंने इस तथ्य को छिपाने के लिए पहना था कि मैं एलिस के उचित पोशाक के विचार को पहन रही थी, और मेरी सीप साटन कॉकटेल ग्लास को देखकर चुपचाप चौंक गई। मैं थोड़ा खुश होने से खुद को नहीं रोक पाई। मैं अभी भी एडवर्ड के बजाय हर किसी के लिए सुंदर होने की आदी नहीं थी। माफ्ट्रेडी ने कमरे से अस्थिर रूप से पीछे हटते हुए आधी अधूरी तारीफें की। मैं आग के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, अपनी उंगलियां आग की लौ के पास रखकर उन्हें हाथ मिलाने से पहले थोड़ा गर्म कर रहा था। ऐसा नहीं है कि जे को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि कलन के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अभ्यास करना एक अच्छी आदत थी। आधे सेकंड के लिए मैंने सोचा कि आग में हाथ डालने पर कैसा लगेगा। जब मैं जल जाऊंगा तो कैसा लगेगा। जे के प्रवेश ने मेरी रुग्णता को विचलित कर दिया। मास्टर डी ने भी अपना कोट उतार दिया, और यह स्पष्ट हो गया कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने इस बैठक के लिए कपड़े पहने थे। मुझे बहुत खेद है कि मैं देर से आया। जैसे ही हम अकेले हुए, जे ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जब हम मिले तो मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां अभी भी मेरी उंगलियां से काफी गर्म थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ, श्रीमती कुलेन।
धन्यवाद जे। कृपया मुझे बेला कहो। मुझे कहना होगा कि आपके साथ काम करना मिस्टर जेस्पर के साथ काम करने से अलग अनुभव है। बहुत कम परेशान करने वाला। वह झिझकते हुए मुस्कुराया। सचमुच मैंने हमेशा पाया है कि जेस्पर की उपस्थिति बहुत ही सुखद है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा है? उसने विनम्रता से बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि वह अभी भी स्पष्ट रूप से असहमत था। कितना अजीब है। जेस्पर ने इस आदमी के साथ क्या किया था? क्या आप जेस्पर को लंबे समय से जानते हैं? वह असहज दिख रहा था और उसने आह भरी। मैं 20 साल से ज्यादा समय से मिस्टर जेस्पर के साथ काम कर रहा हूँ और मेरा पुराना साथी उससे 15 साल पहले से उसे जानता था। वो कभी नहीं बदलता। जे ने नाजुक ढंग से सिहरन जताई। हाँ, जेस्पर इस तरह से मजाक किया है। जे ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो परेशान करने वाले विचारों को दूर भगा सकता हो। क्या तुम नहीं बैठोगी, बेला? दरअसल मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे घर जाने के लिए लंबी ड्राइव करनी है। बोलते हुए मैंने अपने बैग से उसका बोनस वाला मोटा सफ़ेद लिफाफा निकाला और उसे थमा दिया। ओह, उसने कहा, उसकी आवाज़ में थोड़ी निराशा थी। उसने लिफाफे को अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब में रख लिया, बिना ये देखे कि उसमें कितना पैसा है। मुझे उम्मीद थी कि हम थोड़ी देर बात कर सकेंगे। किस बारे में? मैंने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, पहले मैं आपको आपकी चीजें लाकर दे दूं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप संतुष्ट हैं। वह मुड़ा, अपना ब्रीफकेस मेज पर रखा और कुंडी खोली। उसने एक वैध आकार का मैनिला लिफाफा निकाला। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या देखना चाहिए, मैंने लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चीज़ों पर सरसरी नज़र डाली। जे ने जेकब की तस्वीर को पलट दिया था और उसका रंग बदल दिया था ताकि यह तुरंत स्पष्ट न हो कि यह उसके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों पर एक ही तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरें मुझे बिल्कुल सही लगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने वेनेसा वोल्फ के पासपोर्ट पर लगी तस्वीर पर एक सेकंड के अंश के लिए नज़र डाली और फिर जल्दी से नज़र हटा ली। मेरे गले में गांठ सी उठ रही थी। धन्यवाद, मैंने उससे कहा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और मुझे लगा कि वह निराश है कि मेरी जांच अधिक गहन नहीं थी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हर टुकड़ा एकदम सही है। सभी विशेषज्ञों द्वारा सबसे कठोर जांच से गुजरेंगे। मुझे यकीन है कि वे हैं। आपने मेरे लिए जो किया है, मैं उसकी सच्ची सराहना करता हूँ, जे। यह मेरे लिए खुशी की बात है, बेला। भविष्य में कलन परिवार की किसी भी ज़रूरत के लिए आप बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। उन्होंने वास्तव में इसका संकेत भी नहीं दिया, लेकिन यह मुझे जेस्पर की जगह संपर्क अधिकारी के रूप में लेने के लिए एक निमंत्रण की तरह लग रहा था। क्या आप कुछ चर्चा करना चाहते थे? हाँ, हाँ, ये थोड़ा नाजुक है। उसने सवालिया अंदाज में पत्थर के चूल्हे की ओर इशारा किया। मैं पत्थर के किनारे पर बैठ गया और वह मेरे बगल में बैठ गया। उसके माथे पर फिर से पसीना आ रहा था और उसने अपनी जेब से एक नीला रेशमी रुमाल निकाला और पोछा लगाना शुरू कर दिया। आप मिस्टर जेस्पर की पत्नी की बहन हैं या उनके भाई से विवाहित हैं? उसने पूछा। अपने भाई से विवाहित, मैंने स्पष्ट किया, तथा ये जानने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है। तो फिर आप मिस्टर एडवर्ड की दुल्हन होंगी? हाँ, वह क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। देखिए, मैंने सभी नाम कई बार देखे हैं। मेरी ओर से देर से दी गई बधाई। यह अच्छा है कि इतने समय के बाद मिस्टर एडवर्ड को इतना प्यारा साथी मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह रुका और पसीने को पोंछने लगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सालों में मैंने मिस्टर जेस्पर और पूरे परिवार के लिए सम्मान का एक बहुत ही स्वस्थ स्तर विकसित कर लिया है। मैंने सावधानी से सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ बोले सांस छोड़ दी। जे, कृपया जो भी कहना है कहो। उसने एक और सांस ली और फिर जल्दी जल्दी कुछ बुदबुदाया, शब्दों को आपस में मिलाते हुए। अगर आप मुझे यह आश्वासन दे सके कि आप उस छोटी लड़की को उसके पिता से अगवा करने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी। ओह, मैंने चौंकते हुए कहा। मुझे ये समझने में 1 मिनट लगा कि उसने क्या गलत निष्कर्ष निकाला है। ओह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कमजोर मुस्कान दी। मैं बस उसके लिए एक सुरक्षित जगह तैयार कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ हो जाए तो उसे कोई नुकसान न हो। मेरे पति और मुझे कुछ हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम कुछ होने की उम्मीद कर रहे हो? वह शर्मा गया, फिर माफी मांगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसकी त्वचा की नाजुक झिल्ली के पीछे लालिमा फैलते हुए देखा और मुझे खुशी हुई, जैसा कि मैं अक्सर होता था, कि मैं एक सामान्य नवजात शिशु नहीं था। जे एक अच्छा आदमी लग रहा था, आपराधिक व्यवहार को छोड़कर, और उसे मारना शर्म की बात होती। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। मैंने आह भरी। उसने भौहें सिकुड़ी। तो फिर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और कृपया मुझसे नाराज मत होना, मेरी प्यारी, लेकिन अगर मिस्टर जैस्पर मेरे पास आकर पूछे कि मैंने इन दस्तावेजों पर कौन कौन से नाम लिखे हैं, बेशक आपको उसे तुरंत बताना चाहिए। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं चाहूंगा कि मिस्टर जैस्पर को हमारे पूरे लेन देन की पूरी जानकारी हो। मेरी पारदर्शी ईमानदारी से उसका तनाव कुछ कम हुआ। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। और मैं तुम्हें रात के खाने के लिए रुकने के लिए राजी नहीं कर सकता। मुझे खेद है, जे। मेरे पास अभी समय कम है। फिर एक बार फिर आपके स्वास्थ्य और खुशी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कलन परिवार को जो भी जरूरत हो, कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें, बेला। धन्यवाद, जे। मैं अपना प्रतिबंधित सामान लेकर वहां से चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जे मेरी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और पछतावे का मिश्रण था। वापसी की यात्रा में मुझे कम समय लगा। रात काली थी, इसलिए मैंने अपनी हेडलाइट बंद कर दी और कार को तेज कर दिया। जब मैं घर वापस आया तो एलिस की पोश और मेरी फरारी सहित अधिकांश कारें गायब थीं। पारंपरिक पिशाच अपनी प्यास बुझाने के लिए जितना संभव हो सके उतनी दूर जा रहे थे। मैंने रात में उनके शिकार के बारे में न सोचने की कोशिश की। उनके शिकार की मानसिक तस्वीर से घबरा गया। केवल केट और गैरेट ही सामने वाले कमरे में थे, जो जानवरों के खून के पोषण मूल्य के बारे में मजाकिया ढंग से बहस कर रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि गैरेट ने शाकाहारी शैली में शिकार यात्रा करने का प्रयास किया था और उसे यह मुश्किल लगा। एडवर्ड ने रनेस्मी को सोने के लिए घर ले लिया होगा। जेकब, बेशक, झोपड़ी के पास के जंगल में था। मेरा बाकी परिवार भी शिकार करने गया होगा। शायद वे दूसरे डेनालिस के साथ बाहर गए होंगे। इससे मूलतः मुझे अपना घर मिल गया और मैंने इसका तुरंत लाभ उठाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत दिनों बाद एलिस और जैस्पर के कमरे में दाखिल होने वाला पहला व्यक्ति था, शायद उस रात के बाद से जब वे हमें छोड़कर चले गए थे। मैं चुपचाप उनके कमरे में झांक रहा था, बहुत बड़ी कोठरी में, जब तक मुझे सही तरह का बैग नहीं मिल गया। यह एलिस का ही रहा होगा। यह एक छोटा काला चमड़े का बैग था, जिसे आमतौर पर पर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इतना छोटा कि रनेस्मी भी इसे बिना किसी परेशानी के ले जा सकती थी। फिर मैंने उनकी छोटी मोटी नकदी पर छापा मारा। औसत अमेरिकी परिवार की वार्षिक आय से लगभग दोगुनी राशि ली। मुझे लगा कि घर में कहीं और की तुलना में यहाँ मेरी चोरी कम ध्यान देने योग्य होगी, क्योंकि इस कमरे में सभी दुखी रहते हैं। नकली पासपोर्ट और आईडी वाला लिफाफा पैसों के ऊपर बैग में चला गया। फिर मैं एलिस और जैस्पर के बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और दयनीय रूप से महत्वहीन को देखा। मैं अपनी बेटी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जान बचाने के लिए बस इतना ही दे सकती थी। मैं असहाय महसूस करते हुए बिस्तर के खंभे पर गिर पड़ी। लेकिन मैं और क्या कर सकता था? मैं कई मिनट तक सिर झुकाए बैठा रहा। फिर मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। अगर मैं यह मान लूं कि जेकब और रनेस्मी बच निकलेंगे, तो इसमें यह अनुमान भी शामिल था कि डेमेट्री मर चुकी होगी। इससे किसी भी जीवित बचे व्यक्ति को थोड़ी राहत मिली, जिसमें एलिस और जैस्पर भी शामिल थे। तो एलिस और जैस्पर जेकब और रनेस्मी की मदद क्यों नहीं कर सके? अगर वे फिर से एक हो जाते, तो रनेस्मी को सबसे अच्छी सुरक्षा मिलती। ऐसा न होने का कोई कारण नहीं था, सिवाय इस तथ्य के कि जैक और रनेस्मी दोनों ही एलिस के लिए अंधे स्थान थे। वह उनकी तलाश कैसे शुरू करेगी? मैंने एक पल के लिए विचार किया,
फिर कमरे से बाहर निकलकर हॉल को पार करते हुए कार्लिसले और एस्मे के स्वीट में चला गया। हमेशा की तरह एस्मे की डेस्क पर योजनाओं और ब्लूप्रिंट का ढेर लगा हुआ था। हर चीज बड़े करीने से ऊंचे ढेर में रखी हुई थी। डेस्क के ऊपर कई सारे पिंजरे थे। काम की सतह पर एक जगह थी, एक में स्टेशनरी का डिब्बा था। मैंने कागज की एक नई शीट और एक पेन लिया। फिर मैं पूरे 5 मिनट तक खाली आइवरी पेज को देखता रहा, अपने फैसले पर ध्यान केंद्रित करता रहा। एलिस जेकब या रेनेस्मी को भले ही न देख पाए, लेकिन वह मुझे देख सकती थी। मैंने कल्पना की कि वह इस पल को देख रही है और उम्मीद करता रहा कि वह ध्यान देने में इतनी व्यस्त न हो। धीरे धीरे, जानबूझकर, मैंने पूरे पृष्ठ पर रियो डे जनेरियो शब्दों को बड़े अक्षरों में लिख दिया। रियो उन्हें भेजने के लिए सबसे अच्छी जगह लग रही थी। ये यहाँ से बहुत दूर था। एलिस और जेस्पर पिछली रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही दक्षिण अमेरिका में थे, और ऐसा नहीं था कि हमारी पुरानी समस्याएं सिर्फ इसलिए खत्म हो गई थीं क्योंकि अब हमारे पास और भी बदतर समस्याएं थीं। रेनेस्मी के भविष्य का रहस्य अभी भी था, उसकी रेसिंग उम्र का आतंक। हम वैसे भी दक्षिण की ओर जा रहे थे। अब ये जेकब का, और उम्मीद है कि एलिस का, काम होगा कि किंवदंतियों की खोज की जाए। मैंने अचानक रोने की इच्छा को रोकने के लिए अपना सिर फिर से झुका लिया, अपने दांतों को भींच लिया। ये बेहतर था कि रेनेस्मी मेरे बिना चली जाए, लेकिन मैं पहले से ही उसे इतना याद करता था कि मैं मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और नोट को बैग के नीचे रख दिया, जहां जेकब उसे जल्द ही पालेगा। मैंने उम्मीद जताई कि चूंकि यह संभव नहीं था कि उसके हाई स्कूल में पुर्तगाली पढ़ाई जाती हो, इसलिए जैक ने कम से कम स्पेनिश को अपनी वैकल्पिक भाषा के रूप में तो लिया ही होगा। अब इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। 2 दिनों तक एडवर्ड और कार्लिसल उस जगह पर रहे जहां एलिस ने वोल्टुरी को आते देखा था। ये वही हत्या का मैदान था जहां पिछली गर्मियों में विक्टोरिया के नवजात शिशुओं ने हमला किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कार्लिसल को ये दोहराव जैसा लगा, जैसे डेजावू। मेरे लिए ये सब नया होगा। इस बार एडवर्ड और मैं अपने परिवार के साथ खड़े होंगे। हम केवल कल्पना कर सकते थे कि वोल्टुरी एडवर्ड या कार्लिसले में से किसी एक का पीछा कर रहा होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें आश्चर्य होगा कि उनका शिकार भागा नहीं। क्या इससे वे सावधान हो जाएंगे? मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वोल्टुरी को कभी भी सावधानी बरतने की जरूरत महसूस होगी। हालांकि मैं डेमेट्री के लिए अदृश्य था, फिर भी मैं एडवर्ड के साथ रहा। बेशक, हमारे पास साथ रहने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे थे। एडवर्ड और मेरे बीच विदाई का कोई भव्य अंतिम दृश्य नहीं था, न ही मैंने इसकी योजना बनाई थी। शब्द बोलना उसे अंतिम बनाना था। ये पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर शब्द द एंड टाइप करने जैसा ही होगा। इसलिए हमने अलविदा नहीं कहा और हम एक दूसरे के बहुत करीब रहे, हमेशा एक दूसरे को छूते रहे। जो भी अंत हमें मिला, वो हमें अलग नहीं करेगा। हमने रेनेस्मी के लिए सुरक्षात्मक जंगल में कुछ गज पीछे एक तंबू लगाया, और फिर हमें और भी अधिक डीजावू हुआ क्योंकि हमने खुद को जेकब के साथ फिर से ठंड में डेरा डालते हुए पाया। यह विश्वास करना लगभग असंभव था कि पिछले जून से चीजें कितनी बदल गई थीं। 7 महीने पहले हमारा त्रिकोणीय रिश्ता असंभव लग रहा था। 3 अलग अलग तरह के दिल टूटने से बचा नहीं जा सकता था। अब सब कुछ एकदम सही संतुलन में था। ये भयानक विडंबना लग रही थी कि पहेली के टुकड़े ठीक उसी समय एक साथ फिट हो गए जब वे सभी नष्ट हो गए। नए साल की पूर्व संध्या से एक रात पहले फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। इस बार छोटे छोटे टुकड़े साफ सफाई की पथरीली जमीन में नहीं घुले। जब रेनेस्मी और जेकब सो रहे थे, जेकब इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि रेनेस्मी क्यों नहीं जागी। बर्फ ने पहले धरती पर एक पतली परत बनाई, फिर मोटी बर्फ की परत में तब्दील हो गई। जैसे ही सूरज उगा, एलिस के सपने का दृश्य पूरा हो गया। एडवर्ड और मैंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और चमचमाते सफेद मैदान को घूरने लगे, लेकिन हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला। सुबह सुबह बाकी लोग इकट्ठे हुए। उनकी आंखों में उनकी तैयारियों के मूक प्रमाण थे, कुछ हल्के सुनहरे, कुछ गहरे लाल रंग के। हम सब के एक साथ होने के तुरंत बाद
हम जंगल में भेड़ियों की हलचल सुन सकते थे। जेकब तंबू से बाहर आया, रेनेस्मी को अभी भी सोते हुए छोड़कर उनके साथ शामिल होने के लिए। एडवर्ड और कार्लिसले अन्य लोगों को एक ढीली पंक्ति में खड़ा कर रहे थे। हमारे गवाह बगल में गैलरी की तरह खड़े थे। मैं दूर से देखता रहा, टेंट के पास रेनेस्मी के जागने का इंतजार करता रहा। जब वह जाग गई तो मैंने उसे वे कपड़े पहनाने में मदद की जिन्हें मैंने 2 दिन पहले सावधानी से चुना था। कपड़े जो तामझाम और स्ट्रैंड दिखते थे लेकिन वास्तव में इतने मजबूत थे कि कोई घिसाव नहीं दिखा, भले ही कोई व्यक्ति उन्हें पहनकर 2 राज्यों में एक विशाल वेयरवुल्फ की सवारी कर रहा हो। मैंने उसकी जैकेट के ऊपर काले चमड़े का बैकपैक पहनाया जिसमें दस्तावेज, पैसे, सुराग और उसके और जेकब, चार्ली और रेनी के लिए मेरे प्रेम नोट थे। वह इतनी मजबूत थी कि यह उसके लिए कोई बोझ नहीं था। मेरे चेहरे पर पीड़ा को पड़ते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। लेकिन उसने इतना अनुमान लगा लिया था कि उसने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने उससे कहा, किसी भी चीज़ से ज्यादा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, माँ, उसने जवाब दिया। उसने अपनी गर्दन पर लगे लॉकेट को छुआ, जिसमें अब उसकी, एडवर्ड की और मेरी एक छोटी सी तस्वीर थी। हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारे दिल में हम हमेशा साथ रहेंगे, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि सांस लेना मुश्किल हो। लेकिन जब आज समय आएगा तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिया। उसकी आवाज़ चिल्लाने से ज्यादा तेज थी। मैं निगलने की कोशिश कर रहा था, मेरा गला सूज गया था। क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे? कृपया। उसने अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर जोर से दबाईं। क्यों? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तुम जल्द ही समझ जाओगे। मैं वादा करता हूँ। मेरे दिमाग में जेकब का चेहरा घूम रहा था। मैंने सिर हिलाया, फिर उसकी उंगलियां खींच लीं। इसके बारे में मत सोचना, मैंने उसके कान में सांस ली। जब तक मैं तुम्हें भागने के लिए न कहूँ, जेकब को मत बताना, ठीक है? ये बात वह समझ गई। उसने भी सिर हिलाया। मैंने अपनी जेब से एक आखिरी विवरण निकाला। रेनेस्मी का सामान पैक करते समय रंग की एक अप्रत्याशित चमक ने मेरी नज़र को आकर्षित किया था। रोशनदान से सूरज की एक किरण ने एक अछूते कोने में एक शेल्फ पर ऊपर की ओर भरे प्राचीन कीमती बक्से के रत्नों को मारा था। मैंने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर कंधे उचका दिए। एलिस के सुरागों को एक साथ रखने के बाद मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि आने वाला टकराव शांतिपूर्वक हल हो जाएगा। लेकिन जितना संभव हो सके दोस्ताना तरीके से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश क्यों न करें? मैंने खुद से पूछा, इससे क्या नुकसान हो सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास सभी अंधी, निरर्थक आशाओं के बाद कुछ उम्मीद बची होगी क्योंकि मैंने अलमारियों को ऊपर उठाया और एरो की शादी का तोहफा अपने पास ले आया। अब मैंने मोटी सोने की रस्सी अपनी गर्दन के चारों ओर बांध ली और महसूस किया कि उस विशाल हीरे का वजन मेरे गले में समा गया है। सुंदर, रेनेस्मी फुसफुसाया। फिर उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। मैंने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। इस तरह से एक दूसरे से लिपटे हुए मैं उसे तंबू से बाहर ले गया और समाशोधन में ले गया। जब मैं पास आया तो एडवर्ड ने एक भौं उठाई, लेकिन इसके अलावा उसने मेरी या रेनेस्मी की एक्सेसरी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसने बस एक लंबे पल के लिए हम दोनों को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और फिर एक गहरी सांस के साथ हमें जाने दिया। मैं उसकी आंखों में कहीं भी अलविदा नहीं देख सका। शायद उसे इस जीवन के बाद कुछ और मिलने की उम्मीद थी, जितना उसने बताया था। हमने अपनी जगह ले ली। रेनेस्मी फुर्ती से मेरी पीठ पर चढ़ गई ताकि मेरे हाथ खाली रहें। मैं कार्लिसले, एडवर्ड, एमिट, रोजली, तान्या, केट और एलिजा द्वारा बनाई गई अग्रिम पंक्ति से कुछ फीट पीछे खड़ा था। मेरे बगल में बेंजामिन और जाफरीना थे। जब तक मैं सक्षम था, उन्हें बचाना मेरा काम था। वे हमारे सबसे अच्छे आक्रामक हथियार थे। अगर वोल्टुरी वे होते, जो कुछ क्षणों के लिए भी नहीं देख पाते, तो सब कुछ बदल जाता। जाफरीना कठोर और उग्र थी, उसके बगल में सेना लगभग एक दर्पण छवि थी। बेंजामिन जमीन पर बैठे थे, उनकी हथेलियां मिट्टी पर दबी हुई थीं,
और वे धीरे धीरे दोष रेखाओं के बारे में बड़बड़ा रहे थे। पिछली रात उन्होंने मैदान के पीछे प्राकृतिक दिखने वाले, अब बर्फ से ढके हुए ढेरों में पत्थरों के ढेर बिखेर दिए थे। वे किसी पिशाच को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उम्मीद है कि वे किसी को विचलित करने के लिए पर्याप्त थे। गवाह हमारे बाएं और दाएं तरफ जमा हो गए। कुछ लोग दूसरों के नज़दीक थे, जबकि दूसरे वे थे जिन्होंने खुद को सबसे नज़दीक बताया था। मैंने देखा कि सियोभान अपनी कनपटियां रगड़ रही थी, उसकी आंखें एकाग्रता में बंद थीं। क्या वह कार्लिस्ले का मजाक उड़ा रही थी? कूटनीतिक समाधान की कल्पना करने की कोशिश कर रही थी। हमारे पीछे जंगल में अदृश्य भेड़िए शांत और तैयार खड़े थे। हम केवल उनकी भारी सांसों और धड़कते दिलों की आवाज सुन सकते थे। बादल घिर आए, जिससे रोशनी बिखर गई, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह या दोपहर हो गई है। एडवर्ड की आंखें उस दृश्य को ध्यान से देखते हुए कस गईं, और मुझे यकीन था कि वो दूसरी बार ये दृश्य देख रहा था। पहली बार एलिस ने ऐसा ही देखा था। वोल्टूरी के आने पर यह बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। अब हमारे पास केवल कुछ मिनट या सेकंड बचे थे। हमारे सभी परिवारजन और सहयोगी तैयार हो गए। जंगल से विशाल लाल भूरे रंग का अल्फा भेड़िया मेरे पास आकर खड़ा हो गया। रेनेस्मी के तत्काल खतरे में होने के कारण उसके लिए उससे दूरी बनाए रखना बहुत कठिन रहा होगा। रेनेस्मी ने अपने बड़े कंधे पर फर में अपनी उंगलियां लपेटने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका शरीर थोड़ा सा शांत हो गया। जेकब के करीब होने से वह शांत हो गई। मुझे भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब तक जेकब रेनेस्मी के साथ था, वह ठीक रहेगी। पीछे देखने का जोखिम उठाए बिना एडवर्ड ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं उसका हाथ पकड़ सकूं। उसने मेरी उंगलियां दबा दी। 1 मिनट और बीत गया, और मैंने अपने आप को किसी के आने की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन पाया। और फिर एडवर्ड ने अकड़कर अपने दांतों के बीच से फुफकारते हुए कहा। उसकी आंखें उस जंगल पर केंद्रित थीं जो हमारे खड़े होने के स्थान से ठीक उत्तर की ओर था। हम वहीं देखते रहे जहां वह था, और अंतिम क्षण बीतने तक प्रतीक्षा करते रहे।